हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेश रावल एकेडमी। और मैं राहुल सैनी एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाना है और किस प्रकार से इसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आज चलिए, आप सब लोग तैयार हैं तो आप एक बार फिर से कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंसेस के, हिंदी के एंड इंग्लिश के, वो किस प्रकार के होते हैं। और फिर उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हम आमतौर पर पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन जो इसकी होती है, ये हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट जो कंटिन्यूस कराया था, तो उसमें मैंने आपके लिए लिखा था करता रहता है, करता रहता था। तो इसीलिए इसी प्रकार इसमें भी होता है, करता रहता था, करते रहते थे। कुछ इस प्रकार से आते हैं। देखिए, ये जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, रहा था, रही थी, रहते, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तक पढ़ते ही आए हैं और यही पढ़ता रहा है। और आज जो मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, वो करता रहता था, करते रहती थी, करती रहती थी, कुछ इस प्रकार से शब्द आते हैं। उन टेंसेस को भी किसके अंदर बनाते हैं? कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, ये उनके लिए बताता हूं ताकि वो भी कुछ लोग सीख सके, उन्हें भी अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई पड़े। देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें बनाने का, तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ड, जो इसमें हेल्पिंग वर्ड है हमारी वॉज या वर। अब बोलेंगे वॉज कब लगना चाहिए और वर कब लगना चाहिए। तो आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, वॉज जो यूज होती है वो सिंगुलर के साथ यूज होती है एंड वर प्लूरल के साथ। ठीक, देखिए, वॉज या वर जो हम अपने किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो मैंने अभी आपको, एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, आईएनजी लगाने के लिए मैंने जो एक वीडियो बनाई है, उसमें जो इससे पहले जो वीडियो है उसमें बताया मैंने कि आईएनजी किस प्रकार से किसी वर्ब में ऐड की जाती है और किस प्रकार से किस वर्ब में हम ऐड कर सकते हैं, कौन सी जगह पर कैसे इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो आप उसको देख लीजिए, आपको उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने अंदर कि हम आईएनजी को सही तरीके से कैसे लगाएं किसी भी वर्ब के साथ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है कि एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए हमें कोई स्टोरी बनानी है, तो उसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन का आना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा, वह कल मंदिर जा रही थी। ठीक, वह कल क्या मंदिर जा रही थी। तो मंदिर जा रही थी, तो देखिए रही थी, रहा था, रही थी, रहे थी, जो स्टोरीज होती हैं उसके अगर हमें वो ट्रांसलेशन करना है, जो हाई स्कूल में हमारे जो 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर आती है, 4 नंबर की एक स्टोरी आती है, उसमें हमें हिंदी में दिया होता है, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तब हमें इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि हमें इन सेंटेंसेस को समझना और उन्हें ट्रांसलेट करना। तो देखिए, राधा, रही थी, रहते, कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट कंटीन्यूअस। सभी के समझ में आया बच्चों? जो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान में रखें और समझने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा वह कौन है, लड़का या लड़की? तो लड़की है, तो इसके लिए क्या यूज करना चाहिए हमें? शी। क्या यूज करना चाहिए? शी। आफ्टर दैट वॉज या वर, इसके बाद क्या यूज करना चाहिए? वॉज या वर। अब मैंने आपको बताया कि वॉज इज सिंगुलर एंड वर प्लूरल, तो ये शी इज सिंगुलर, तो क्या यूज करना चाहिए मुझे यहाँ पर? वॉज। शी वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो
और इसमें लगाए आईएनजी, तो गोइंग, शी वॉज गोइंग टू टेम्पल। कल, कल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक जो आने वाला कल होता है और एक जो निकल बीता हुआ कल होता है। लेकिन पास्ट के अंदर जिस कल की बात करते हैं वो हमेशा हमारा कौन सा कल होता है? बीता हुआ कल। तो कल की क्या कह सकते हैं हम? सॉरी, कल की लिख सकते हैं हम यस्टरडे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस्टरडे। शी वॉज गोइंग टू यस्टरडे, यानी वह कल मंदिर जा रही थी। तो आप इस प्रकार से जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो टेंसेस होते हैं, जो ट्रांसलेशन होते हैं, उनको कर सकते हैं। देखिए एक और देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला वे इस जगह आ रहे थे। वे इस जगह आ रहे थे, जैसे बोलते ना वे यहाँ आ रहे थे, जल्दी करो थोड़ा। तो किस प्रकार से बनाएंगे? वे की होती है दे। क्या होती है वे की? दे। और दे क्या है हमारा? प्लूरल। तो इसके साथ क्या यूज करना चाहिए हमें? दे वर। दे वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, इसमें लगाई कमिंग। मैंने आपको कल बताया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ई आता है, क्या आता है? ई आता है, एंड उससे पहले एक वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है। देखिए कम की क्या होती है? कम होती है, COME। इससे पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो उसमें से ई को हटाकर रिमूव ई, एड ING, तो उसमें ING जोड़ते हैं, तो कमिंग। ठीक, तो दे वर कमिंग दिस प्लेस। वे यहां आ रहे थे, वे इस जगह आ रहे थे। सॉरी, क्या करेंगे? दे वर कमिंग दिस प्लेस। ठीक, तो अफर्मेटिव सबके समझ में आया। तो चलिए अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो आपको अब तक तो इतना तो पता चल ही चुका होगा दोस्तों कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं? केवल और केवल क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पर? नॉट। क्या ऐड कर देते हैं? नॉट। तो देखिए मैं आपको लिख देता हूं पूरा, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? हमारा नहीं शब्द ऐड हो जाता है। कौन सा शब्द? नहीं। किस प्रकार से? तो उसे बनाने का जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होगा हमारा, जो इसको हम रूल बोल सकते हैं, रूल जो कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी? वॉज या वर, इसके बाद नॉट, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सी किताबें जो हमसे कहती हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि मैं आपसे बोलूं तुम, वे उन्हें नहीं पढ़ा रहे थे। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट वे उन्हें, मैं इसमें एक और लिख देता हूं अंग्रेजी। वे उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझाया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं को मैंने इसमें ऐड किया है ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो वे की क्या है? दे। देखिए अब इसमें थोड़ा ना समझने की कोशिश करेंगे, करने वाला डुअर कौन है इसमें? डुअर है हमारा वे। तो वे के अकॉर्डिंग हमें इसमें आंसर दे, फिर वॉज या वर। अब बताइए वे प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए? वर। तो दे वर। अब नॉट, नहीं शब्द है तो क्या है हमारा? नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING, तो पढ़ाने की होती है टीचिंग। क्लियर? अब देखिए अंग्रेजी और उन्हें दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे मोस्टली सजीव होते हैं, यानी कि देम, और उसके बाद इंग्लिश। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो
सिर्फ कुछ नहीं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, केवल क्या बढ़ जाता है हमारा नहीं। हिंदी में अगर बातें करते हैं हिंदी सेंटेंस की तो उसमें नहीं और इंग्लिश में बढ़ता है तो हमारा क्या बढ़ता है, नॉन। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बता रखा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन्हें बनाने के जो तरीके होते हैं, तो मैंने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव्स बताए हुए, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव्स बताए। डबल इंट्रोगेटिव्स में मैंने आपको बताया है एक तो वे जो WH वर्ड्स बीच में आते हैं, उन्हीं WH वर्ड्स में एक वे जो हाउ मच हाउ मेनी वाले होते हैं और एक हु वाला बताया है। तो चलिए अब उनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव मींस जब प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, क्या शब्द, कौन सा शब्द, क्या, आगे आए, ओनली यही, इसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अगर कोई पूछता है सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये मैं आपको बताऊं हिंदी में अगर हमें कोई सेंटेंस पता आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है या नहीं तो स्टार्ट होगा किस क्या शब्द से, लेकिन इंग्लिश में अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर कोई पूछता है इंट्रोगेटिव कहते किसे तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर हम यस और नो में दे सके, इसमें दे सके यस एंड नो टाइप में दे सके, तो वो हमारे होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए कैसे, जैसे कि इसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा, रूल होगा इसका, जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वॉज या वर, क्या है हमारी वॉज या वर। इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव मार्क, जो प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो देख किससे, जैसे ही मैंने आपसे बोला क्या वह इस बच्चे को, सॉरी कुछ नया सिखा रही थी, वह क्या, वह इस बच्चे को कुछ नया सिखा रही थी। तो किस प्रकार से बनाना चाहिए, वह सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ड्स जो क्या है हमारी वॉज या वर्ब, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाते हैं तो वह सिखा रही थी, यानी लड़की है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करना चाहिए हमें वॉज को, तो इससे सबसे पहले वॉज, फिर सब्जेक्ट कौन है शी, वॉज शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी ऐड करनी, तो सिखाना बता क्या होती है टीचिंग। अब देखिए इस बच्चे को कुछ नया, तो टीचिंग सम न्यू टू दिस चिल्ड्रन, या टीचिंग दिस चिल्ड्रन सम न्यू, जैसे आपको उचित लगे वैसे लगी। वॉज शी टीचिंग कुछ नया सम न्यू टू दिस चाइल्ड, ठीक। वॉज शी टीचिंग सम न्यू टू दिस चाइल्ड। अब मैंने देखिए इसको पीछे लिखा है, क्यों लिखा है मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको पीछे ले जाने के लिए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाते हैं तो हमें किसी प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ती है, या तो बाई हो, चाहे विद हो, चाहे टू हो, चाहे ऑफ हो, इस प्रकार से डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था प्रीपोजिशंस के रेगड़े में ना पड़े, सीधा सीधा बना सकते हैं आप, इसको आगे लिखे एंड इसको पीछे लिखे, तो अगर हम इसको आगे पीछे कर देते तो ये टू बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्लियर, और नहीं तो इसको ऐसे बने रहने दें। आई होप सबके समझ में आया यहां तक, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स की। डबल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव्स मैंने आपको बताया था कि जो WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, WH टाइप यानी कि जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए। अब देखिए WH टाइप यानी कि मैं उन 4 वर्ड नहीं 5 वर्ड की बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा हूं, एक बातें नहीं कर रहा हूं हु की, एक बातें नहीं कर रहा हूं
हाउ मच, हाउ मेनी, और बातें नहीं कर रहा हूं विच और हुज की। इन 5 वर्ड्स को छोड़कर कोई भी अगर वर्ड बीच में आएगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने का जो फॉर्मेशन होगा उसको ये होगा, रूल्स लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम। वैसे तो देखिए जब हु आए चाहे हाउ मच, हाउ मेनी आए, तरीका यही होता है, पर थोड़ा सा क्या है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, उसको समझने का थोड़ा जो तरीका है, जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा, तो इसलिए मैंने उनको अलग रखा है। कोई ये ना समझे कि ये बिल्कुल ही अलग है। तो देखिए कैसे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ING ऐड करना है एंड ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद इंटरोगेशन मार्क। जैसे कि मैं आपसे बोलूं वह इस घर में क्यों रह रहा था, वह इस घर में क्यों रह रहा था। तो देखिए क्यों क्या एक डब्ल्यू स्टेप वर्ड है, तो इसको जब ये बीच में कहा है इसकी स्थिति बीच में, तो इसको कैसे करेंगे, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्या होती है वाई, फिर देखिए ये जो है रूल है हमारा, वाई के बाद WH वो अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी वॉज या वर, तो क्या आनी चाहिए वॉज, वाई वॉज सब्जेक्ट, ही वाई वॉज ही वर्ब यानी कि लिव, अब देखिए वही ये आ रही है तो इसको हटाएंगे एंड एड ING लिविंग, वाई वॉज ही लिविंग इन दिस हाउस, वाई वॉज ही लिविंग इन दिस हाउस। तो आप इस प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने हाउ मच और हाउ मेनी की ओर, जो आपको मैं बताऊंगा कि जो हाउ मच हाउ मेनी टाइप्स जो बातें होती है उनको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो बातें करेंगे हम WH टाइप में, अब बातें आएंगी हमारी इस थर्ड टाइप की, जो हमारी क्या है थर्ड टाइप क्या है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज। प्लस अगर जब ये 4 शब्द आते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो इनकी खास बात ये होती है कि ये जब 4 शब्द ऐसे हैं अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं आप इनको, तो ये अपने साथ जिस वर्ड के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस वर्ड के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं आप उनको ये अपने साथ उनको जरूर लिखते हैं, यानी हमें उनको लिखना पड़ता है। तो कह सकते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज प्लस संबंधित नाउन या रिलेटिव नाउन। अब नाउन लिखने का मतलब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं यहां पर नाउन क्यों लिखता हूं, प्लस वॉज या वर एंड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एड ING, एंड अगर आपके पास बच जाता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस उसे मैं वैसे ऑब्जेक्ट ना लिखूं तो सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यहाँ पर यूज कर चुका होता हूं, लेकिन रेस्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं हम, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इधर। देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला तुम इस दुकान से कितनी किताबें खरीद रहे थे, तुम इस दुकान से कितनी किताबें खरीद रहे थे। तो देखिए कितना कितनी, अब थोड़ा सोचो कि क्या यूज होना चाहिए, हाउ मच या हाउ मेनी। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि हाउ मच इज अनकाउंटेबल एंड हाउ मेनी इज काउंटेबल। जब हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं तब हम यूज करते हैं कितना कितनी शब्द के लिए हाउ मेनी, एंड व्हेन वी हैव अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज हाउ मच, वी यूज हाउ मच। क्या यूज करते हैं हम, हाउ मच, जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल मींस जैसे कि जिन्हें हम गिनना सकें, जैसे कि दूध है उसको कभी हमने ऐसे गिना 1 दूध 2 दूध ऐसे करके गिनते नहीं, गिनते उसको हम उसकी क्वांटिटी में काउंट करते हैं, उसको उसकी क्वांटिटी में काउंट करते हैं, कितनी मात्रा में वो 1 केजी है, ग्राम है, लीटर है, ऐसे करके यूज करते हैं। तो देखिए
अब कितनी किताबें तो काउंटेबल है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो कितनी की क्या लिखनी चाहिए हमें, कितनी की लिखनी चाहिए हमें, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी किताबों की, बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, इनमें से चारों में से कोई आया उसको लिख दिया। रिलेटिव नाम किस शब्द के लिए प्रयोग किए गए, किताबों के लिए, उसको लिख दिया। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब्स, तो कर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब्स रखनी है। तो आप बताइए यू के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना चाहिए, वर्ब। क्या रखना चाहिए, वर्ब। तो वर्ब यू, हाउ मेनी बुक्स वर यू बाय, इसमें आईएनजी ऐड करनी है तो बाइंग, ठीक। हाउ मेनी बुक्स वर यू बाइंग फ्रॉम दिस शो, ठीक, फ्रॉम दिस शो, यानी कि तुम इस दुकान से कितनी किताबें खरीद रहे थे। तो इस प्रकार से आप इन चारों वर्ड्स को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक और बात बताऊं मैं, एक और ले लेते हैं इसके रिलेटेड, थोड़ा ना डिफिकल्ट है इसलिए इसका एक और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं वह कल कितना दूध बेच रहा था, वह कल कितना दूध बेच रहा था। तो क्या है, वह बेच रहा था, तो ये तो कंफर्म है हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर है, चलो अच्छी बात, ये तो आइडेंटिफाई हुआ कि हमारा टेंस क्या है, ठीक है। लेकिन कितना कितनी आ रहा है, तो रूल्स क्या होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए इंटरोगेटिव का थर्ड टाइप का, जो हमारा थर्ड टाइप कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज। तो हमारा अब बताइए कितना कितनी के लिए क्या यूज करना चाहिए, मुझे कितना कितनी के लिए यूज करना चाहिए हाउ मच या हाउ मेनी। अब बात आके अटकती है कि क्या यूज होना चाहिए इन दोनों में से, हाउ मच या हाउ मेनी। तो ये देखिए जो नाउन आ रहा है रिलेटिव नाउन, वो क्या है, दूध है। और दूध कैसी चीज है, क्वांटिटी वाली, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल चीज। अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज होना चाहिए, हाउ मच। क्या होना चाहिए, हाउ मच। तो क्या यूज करना चाहिए मुझे सबसे पहले, हाउ मच। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। रिलेटिव नाउन जो मैंने आपको लिखा था संबंधित नाउन, इसको बोल सकते हैं हम रिलेटिव, यानी इसके जो भी है संबंध में नाउन आता है, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद आता है अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो अब पता ही वह इज सिंगुलर, लड़का है, तो वॉज ही। हाउ मच मिल्क वॉज ही, बेचने की होती है सेल। तो देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था जो लास्ट में शायद 7 नंबर था, जब मैं ऐड में आईएनजी सिखा रहा था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जिन वर्ब्स के लास्ट में डबल एल या वाई आता है, तो उसमें आईएनजी लगाते समय उसमें डबल एल या वाई को नहीं हटाते, सीधे सीधे क्या कर देते हैं, आईएनजी को जोड़ देते हैं। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए तो हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर सेलिंग, सीधा सीधा क्या लगा देना चाहिए, आईएनजी। क्लियर। तो हाउ मच मिल्क वाज ही सेलिंग। अब देख कुछ बचा है, नहीं, कल बचा है। जो कल, अगर आप कहेंगे कल क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, अपना कंप्लीमेंट बोल सकते हैं। और कोई पूछता है सेंटेंस के अंदर क्या है, तो हम इसको बोलते हैं एडवर्ब, यानी कि यस्टरडे। ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर अगर कल शब्द आता है तो कल की क्या होगी, यस्टरडे। क्या होगी, यस्टरडे। तो आई होप सभी की समझ में आया होगा, हाउ मच हाउ मेनी क्लियर हो चुका होगा सभी की। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हु वाले की ओर। तो हु वाला तो मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए कि, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हु वाला जितने भी सेंटेंसेस हैं हमारे पास, अगर वो बिना नहीं के आता है, बिना नहीं के मतलब जैसे कि कौन या किसने शब्द तो आता ही है, लेकिन उसमें नहीं आता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और नहीं आता है तो उसमें क्या कर देते हैं, नेगेटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वाले की डाल लेते हैं, वाले बोलते हैं हम कौन या किसने। चलिए लिख ही देता हूं रूल। तो इसको बनाते हैं हु प्लस वॉज या वर।
अब आपको बता दूं कि वो कोई सिंगुलर की तरह ही काम करना है, तो वर प्लस एड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क, ये इसका रूल हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेके देता हूं। जैसे मैं आपको बोला कि हमें गाली कौन दे रहा था, हमें गाली कौन दे रहा था, बोलते ना, हमें गाली किसने दी, किसने दी, कौन दे रहा था, सामने आओ। तो क्या है, हमें गाली कौन दे रहा था, तो कौन की क्या होती है सबसे पहले, तो हु। तो देखिए मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव रूल्स के, अफर्मेटिव जो रूल होता है हमारा टेंस का, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, हु से। देखिए जो सेंटेंस का रूल था वो क्या था, ये था बस, पूरा पूरा जो था ये था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये तो था। मैंने किसको रिप्लेस किया, सब्जेक्ट को रिप्लेस किया हु से। तो हु वॉज एवर, तो हु वॉज, मैंने आपको बताया हु कैसे काम करने वाला है, सिंगुलर की तरह। तो हु वॉज, गाली देने की पूरी होती है एब्यूज, एब्यूज ई आ रहा है तो इसको रिमूव करेंगे एंड एड आईएनजी, तो एब्यूजिंग, हु वॉज एब्यूजिंग अस, हु वॉज एब्यूजिंग अस। हमें गाली कौन दे रहा था, हु वॉज एब्यूजिंग अस, पता नहीं चला कौन दे रहा था, लेकिन हमने ट्रांसलेट कर दिया। क्लियर। तो चलिए आपको समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आई होप अब मुझे पूरी आपसे उम्मीदें हैं कि अगर आपको कोई सेंटेंसेस मिलता है ट्रांसलेशन करने के लिए तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई स्टोरी होती है तो उसके अंदर अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं इससे रिलेटेड कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हमारे रेगुलर में काम आते हैं, जो हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेना जरूरी है। तो देखिए थे आज के कुछ इससे रिलेटेड बातें। तो देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि जो रेगुलर टाइम में जब हम स्पीकिंग करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं, बहुत से वर्ड्स यूज हो जाते हैं। एक काम हो रहा होता है तो उसके उसी काम के दौरान कोई दूसरा काम करना है, एक काम के दौरान कोई दूसरा काम होना। जैसे कि मैं बोल सकता हूं आपसे, एक काम के दौरान दूसरा काम होना। देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया, कोई फ्रेंड, उसने कहा भाई मैंने जब तेरे पे कॉल किया था तू क्या कर रहा था, भाई मैंने जब तेरे पे कॉल किया था तब तू क्या कर रहा था, यानी कि मैं तेरे को कॉल कर रहा हूं और तू क्या कर रहा है, यानी एक काम तो पहले से ही मैं कर, लेकिन दूसरा काम क्या, एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज कंटिन्यू, कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई कॉल्ड, यानी कि जब मैंने तुझे फोन किया, कॉल बोल सकते हैं, फोन को सीधा कॉल ही बोलते हैं ना, आप चाहे तो उसके लिए टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो जब मैंने कॉल किया तब तुम क्या कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि अब हम इसको चाहे तो, यानी कि मैं बोल सकता हूं जब मैंने फोन किया, फोन या कॉल किया तब वह क्या कर रहा था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, जब मैंने फोन किया तब वह क्या कर रहा था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको किससे बनाते हैं,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, इसमें सिंपल पास्ट का भी यूज होता है। तो देखिए आपको बताऊं, एक और बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं he was watching TV when you called या टेलीफोन, यानी वह टीवी देख रहा था जब तुमने कॉल किया या फोन किया। तो ऐसे करके हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं इनको बनाने का जो मेथड है उसको हम बोल सकते हैं कि पहले जो बनेगा वो बनेगा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस व्हेन एंड सिंपल पास्ट। आप इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए पास्ट जो कंटिन्यूअस है वो लॉन्ग एक्सप्रेशंस यानी लॉन्ग जो एक्शन है हमारा तो थोड़ा टाइम तक चलना है, जैसे कि वे वॉचिंग टीवी टाइम तक चलना है, वह क्या कर रहा था, और जो थोड़ा सा ही काम हुआ, थोड़ा जैसे कर सकते हैं शॉर्ट एक्सप्रेशंस जो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए काम होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट कहने का मतलब है मेरा पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। सभी की समझ में आया। चलिए अब देखिए दूसरा टाइप में बताता हूं आपको, हैपनिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हैपनिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कि देखिए मैं आपसे बोल सकता हूं जैसे कोई भी काम पास्ट में बार बार हो रहा हो, है ना, आपको याद हो तो मैंने आपके लिए 2 वर्ड लिखे थे, ऑलवेज एंड फॉरएवर। ठीक, ऑलवेज एंड फॉरएवर, ये जो वर्ड थे वो मैंने आपके लिए लिखे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर ये जो काम है, अगर ये जो काम हो रहा होगा तो ये शब्द का आना बहुत इंपोर्टेंट है, यानी कि बिना इनके ये शब्द सेंटेंस को नहीं बनाया जाएगा। तो देख कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई पास्ट में बार बार काम हो रहा है, जैसे मैं आपको अगर याद हो तो मैंने एक डेफिनेशन में एक वर्ड लिखे हैं, किया करती रहती थी, करता रहता था। ऐसे प्रकार से जब शब्द आते तो उनको कैसे बनाते हैं, उनको क्या मतलब था मेरे लिखने का वो बताओ। मैंने आपके लिए लिखा she was always talking about you। बहुत इजी बात है, नॉर्मल सी बातें हैं कि वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें किया करती रहती थी, वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें किया करती थी। तो she was always talking about you, अगर ऐसे प्रकार से आपके सामने सेंटेंस है तो उसको अर्थ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर ऐसे ना आए तो मैंने आपको हिंदी में लिख दिया कि वह आपके बारे में बातें किया करती रहती थी, तो आप क्या सोचते रहेंगे किया करती रहती थी, कैसे बनाऊं कैसे, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, उसको बनाने का तरीका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या तरीका हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, तो सी वॉज, अब देखिए ऑलवेज है जो वो एक एडवर्ब है, और मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब जो होते हैं उन्हें रखने का सेंटेंस में एस्टेब्लिश करने का एक तरीका होता है, या तो उन्हें लास्ट में या फिर सबसे आगे इनपुट किया जाएगा। मोस्टली, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है उसको रखने का कि जो एडवर्ब्स होती है हमें या तो उन्हें सबसे आगे या सबसे लास्ट में इनपुट किया जाएगा, या फिर उनको मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। जैसे मैंने आपके लिए लिखा शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें किया करती रहती थी। जैसे मैं आपसे और बोलूं, he was always weeping, he was always weeping, वह हमेशा रोता रहता था, वह हमेशा रोता रहता था।
तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं हमेशा रोता रहता था। अब देखिए डेफिनेशन बिल्कुल नहीं मैच खा रही है। आप कहेंगे डेफिनेशन मैच खा रही है, रहा था, रही थी, रही थे। अगर मैं इन शब्दों को नहीं लिखूं कि रहता था, किया करता था, या रहता था, किया करता, रहती थी, तो अगर मैं इन शब्दों को आपको नहीं बताता हूं तो आप बस वही डेफिनेशन याद रखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि बात आदि शब्द आते हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? इतना ही याद रख पाएंगे। लेकिन ये शब्द किसमें अंदर आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर आते हैं। किया करता, रहता था, किया करती। बोलने के लिए मैं आपसे बोलूं हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल बातें, यानी कि जो हमारे आदत संबंधित बातें। तो मैंने आपको हैबिचुअल, अब बात हैबिचुअल की आती है तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएंगे नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम जो करती रहती थी, कंटिन्यू रहता था, जो कंटिन्यू रहता था, उसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो आई होप सबके समझ में आया होगा ये दोनों बातें मेरी। तो चलिए आई होप सबके समझ में आ चुकी होंगी कि ये दो बातें, जो दो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा बातें बताई जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए बताया जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपसे एक बात और कह दूं जो अक्सर पूछ ली जाती है, फिर आ जाती है, जैसे किसी पार्टिकुलर टाइम पे कोई काम हो रहा है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे कोई काम चल रहा है, जैसे मानो गए शाम को, तुम क्या कर रहे हो कल शाम को, क्या कर रहे हो कल शाम को, तुम क्या कर रहे थे, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो रहा है तो उसको भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने पास्ट परफेक्ट इसमें मैंने आपसे बोला कि व्हाट वर यू, थर्ड टाइम बोल सकते हैं उसको, पार्टिकुलर टाइम से, पार्टिकुलर टाइम पर, सॉरी इधर से साफ कर देते हैं तब लिखेंगे इसको। तो बोल सकते हैं जब किसी पार्टिकुलर टाइम पर कुछ हो रहा था, सॉरी। जैसे मैंने आपसे बोला कि व्हाट आर यू डूइंग at 9 PM yesterday। इट मीन्स तुम शाम के 9 बजे क्या कर रहे थे, तुम शाम को 9 बजे क्या कर रहे थे। अब देखिए मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी समय दिया होता है, लेकिन उसमें समय थोड़ा टाइम फिक्स नहीं, वो क्या है उसमें सिंसियर फॉर यूज करते हैं, लेकिन वो बात अलग होती है। लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर टाइम यानी विशेष टाइम पर, पार्टिकुलर का मतलब किसी विशेष टाइम की बातें करते हैं, तब हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी किसमें बनाते हैं? हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई होप आज की जो बातें करी हमने, आज की जो बातें सीखी हैं, कुछ अलग बातें और उसको सेंटेंस को बनाने के तरीके, स्ट्रक्चर्स जो हमने बातें करी हैं उनके ऊपर, तो सभी के समझ में भी आई होंगी। बहुत से लोगों को कुछ बातें अच्छी भी लगी हो, हमारी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा आज कुछ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम जानने को मिलेंगी कि आपको स्ट्रक्चर बताए जाते हो, उनको बनाने का तरीका सिखाया जाता हो और फिर उनको अलग से उनके बारे में बताया जाता हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आज इतनी बातें बहुत है, काफी है इनके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत बेसिक है। चलिए थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू।